हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैपिटलिज्म और मार्केट इकोनॉमी। इसका मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है वो पढ़े थे। पहले तो हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कितने प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम हमारे इकोनॉमी में होते हैं। मतलब नॉर्मली इस दुनिया में 4 प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम एग्जिस्ट करता है। एक तो है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, दूसरा है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी और चौथा है इस्लामिक इकोनॉमी। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में पढ़े थे। आज हम सेकंड टाइप जिसका नाम है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका हम कैपिटलिज्म के नाम से भी जानते हैं, मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी हम जानते हैं इस वाले टाइप को। ठीक है, अब शुरू करने से पहले एग्जाम्स, मैं जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं ये एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, ध्यान रखना, मेरा बात ध्यान से सुनना। ये जो टॉपिक्स हैं, जो वीडियोस अपलोड होंगे, पूरा सीरीज यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है सेमेस्टर 2 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स के भी होंगे। मैं फिलहाल अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं। पूरा सीरीज मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है। नोट्स जो मैं जिस नोट्स से पढ़ाता हूं, ये जो स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए बनाया गया नोट्स है, ये नोट्स मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा। पास्ट ईयर के पेपर और बहुत सारे कंटेंट जो कि हमारे द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, इस प्रकार का बहुत सारा और कंटेंट तुम्हें मिलेगा मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड के लिए दिया गया है। साथ में एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है। उस मोबाइल नंबर में अपने कॉलेज का नाम जरूर से मैसेज करना, जिससे कि हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दें। अब मुझे जो इंपॉर्टेंट बात बताना था वो अब शुरू होता है, ध्यान से सुनना। ये जो टॉपिक्स है, जैसे मैं पिछले क्लास में पढ़ाया सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, एकदम रेयरेस्ट, मतलब 100 क्वेश्चन पेपर में से किसी एक पेपर में कभी कभार क्या आ जाता है, बेनिफिट्स ऑफ सोशलिज्म आ जाता है, कभी कभार क्या आ जाता है, लिमिटेशंस ऑफ सोशलिज्म आ जाता है। तो उस केस में क्या करेंगे? तो वो तो ऑब्वियसली उस प्रकार का रेयरेस्ट केस के लिए टॉपिक्स को क्लास में पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो रेयर सिचुएशन कब होगा और बीकॉम के बच्चे शायद उतना टॉपिक ना पढ़ पाए। अगर मैं वो सारे टॉपिक्स को पढ़ाऊं तो यूनिट 1 जो मेरा 12 से 15 क्लास, 10 से 12 क्लास में कंप्लीट होता है, यूनिट 1 चला जाएगा 30 से 40 क्लास के अंदर। तो क्या सर आप टॉपिक को स्किप कर रहे हो? नहीं, इसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टॉपिक्स जो हैं, मैं उन टॉपिक्स का क्या करूंगा, तुम्हें नोट्स दे दूंगा। वो नोट्स मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो मोबाइल एप्लीकेशन पर तुम्हें 2 चीज मिलेगा। एक तो ये वाला नोट्स जिससे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, जो कि सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर तुम्हें 85% 90% स्कोर करना है तो सफिशिएंट है, लेकिन अगर तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो उसके लिए मैं एक और नोट्स मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड कर रहा हूं, जिसका नाम होगा डिटेल्ड नोट्स। ठीक है, वो बच्चे पढ़ेंगे जिनका ये सारा पढ़ाई कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पहले ये सब कुछ कंप्लीट कर लेना, ये सब कंप्लीट हो जाए, पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाए। ये वाला नोट्स यूनिट 1 का अप्रॉक्स 60 पेजेस का होगा। ये 62 स्लाइड्स जब कंप्लीट हो जाए तब जाकर वो डिटेल नोट्स पर जाना। जब तुम्हें लगे कि अब मैं 85 तो ला सकता हूं, मुझे चाहिए 85 तो मैं ला सकता हूं, मुझे चाहिए लेकिन 100। तो ये जो 85 से 100 का जर्नी है, ये जो जर्नी है, इसके लिए तुम्हें डिटेल्ड नोट्स फॉलो करना पड़ेगा। इतना मैं गारंटी देता हूं। मैं तुम्हें पेपर, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर ले आना मेरे सामने, और मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि जो टॉपिक्स मैं कवर वीडियोस में करवा रहा हूं, जो इस वाले नोट्स पर करवा रहा हूं, ये नोट्स से तुम्हारे एग्जाम में 85% आएगा ही आएगा, 100%। लेकिन यहां से लेकर जो 100% का जर्नी है, जो और 15 मार्क मतलब प्लस 15 मार्क्स का जो जर्नी है, 100 आउट ऑफ 100 अगर चाहिए, तो ये जो 15 मार्क्स है, ये मेरे डिटेल्ड नोट्स, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन पर सिर्फ नोट्स के फॉर्म पर अवेलेबल होगा, वहां पर जाकर तुम इसको पढ़ सकते हो। टॉपिक्स क्या है वहां पर देखो, बता देता हूं।
जैसे मैं पढ़ाया फीचर्स ऑफ सोशलिज्म, अब एग्जाम में आ जाता है कभी कभार, मतलब 100 पेपर में से एक पेपर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। अगर तुम नॉर्मल, एवॉब नॉर्मल या बोर्ड एग्जाम में 95% लाने वाले बच्चे हो, तब भी तुम्हें यही पढ़ना है जो मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये डिटेल नोट्स को फॉलो करना पड़ेगा। मैं डिटेल नोट्स भी तुम्हें दे दूंगा, ये वाला भी दे दूंगा। ये उन बच्चों के लिए है जो 85% को क्रॉस करना चाहते हैं, 85 से 90 के बीच में मार्क्स लाना चाहते हैं, ये उनके लिए। जो बैलेंस 10 मार्क के लिए परफॉर्म करना चाहते हैं, उनके लिए डिटेल नोट्स भी है। लेकिन डिटेल नोट्स कौन पढ़ेगा, जो पहले इसको पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेगा, रिटन प्रैक्टिस कर लेगा, मेरे दिए गए सारे क्वेश्चंस कर लेगा, जो पास्ट ईयर के पेपर्स मैंने अपलोड किए उसको कर लेगा, जो सब कुछ कर लेगा। आखिरी स्टेप जो होगा वो तुम्हारा होगा डिटेल नोट्स, जो कि मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। क्लियर है बात? तो समझ गए? तो मोबाइल ऐप पर जो डिटेल नोट्स है, क्या वो तुम्हें पढ़ना है? बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जब तक तुम्हारा सारा वीडियोस कंप्लीट नहीं हो जाता, ये नोट्स को तुम 3-4 बार नहीं पढ़ लेते, रिटन प्रैक्टिस नहीं कर लेते, पास्ट ईयर के पेपर्स नहीं कर लेते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं कर लेते, ये सब कुछ जब तक तुम नहीं कर लोगे, तब तक तुम्हें डिटेल नोट्स को ओपन करके देखने का भी जरूरत नहीं है। खोल कर भी मत देखना, बता दे रहा हूं। ये उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि मैं सब कुछ पढ़ूंगा और मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं होता है बीकॉम के एग्जाम में। बीकॉम के एग्जाम में रियलिटी ये है कि हम टारगेट करें 90 से प्लस लाने का, हम टारगेट करें 90 लाने का। हम 100 का अगर टारगेट करेंगे तो फिर वो मोटा मोटा बुक होता है ना, 500-500 पेज का बुक लेकर बैठ जाओ और पढ़ना शुरू करो, साल भर निकल जाएगा तुम्हारा, एक सेमेस्टर में तुम 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला पाओगे। तो इसीलिए बोलता हूं कि वो डिटेल नोट्स पर मत जाओ। मैं जितना पढ़ा रहा हूं ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को अंदर से आ रहा है नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो करके रहूंगा, तब जाओ डिटेल नोट्स पर, और वो नोट्स भी मैं तुम्हें दे देता हूं मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। क्लियर है बात? चलो अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कैपिटलिज्म के बारे में। अब ये कैपिटलिज्म क्या होता है? हम सोशलिज्म पढ़ लिए थे, ठीक है। अब जब हम सोशलिज्म पढ़ लिए हैं तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी सर वो इकोनॉमी होता है जहां पर सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। मतलब हम क्या बनाएंगे, हम कहां पर फैक्ट्री लगाएंगे, हमें कोई रिसोर्सेस चाहिए, कितना क्वांटिटी बनाएंगे, किसको बेचेंगे, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो वो होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। आज हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या पढ़ने वाले हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जहां पर सब कुछ कंट्रोल प्राइवेट बिजनेसमैन करता है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर सब कुछ कंट्रोल करता है। यहां पर किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। गवर्नमेंट क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन गवर्नमेंट का काम है सिर्फ टैक्सेस कलेक्ट करना, कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इसका मतलब कोई अगर गलत काम करे तो उसे सजा देना, रूल्स एंड रेगुलेशन देखना कि जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन सब कोई फॉलो कर रहे हैं। गवर्नमेंट का काम इतना है, टैक्सेस करेगा, रोड रास्ता बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, मस्त आराम से बैठेगा, सरकार चलाएगा, पैसे खाएगा, जो करना है करेगा। लेकिन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट किसी के बिजनेस में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। गवर्नमेंट खुद कोई बिजनेस करने नहीं जाएगा। गवर्नमेंट का काम है पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करो, स्पेंडिंग करो, खर्चा करो, आम पब्लिक का भला करो, जो तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है उसको मेंटेन करके कंट्री को चलाते रहो। बस ये काम होता है कैपिटलिज्म के अंदर गवर्नमेंट का। बात समझ में आया? तो कैपिटलिज्म वो इकोनॉमी होता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जहां पर सारा डिसीजन प्राइवेट बिजनेसमैन खुद लेता है। प्राइवेट बिजनेसमैन फ्री है डिसीजन लेने के लिए, अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, प्रॉफिट मोटिव में बिजनेस को चलाने के लिए, सब कुछ प्राइवेट बिजनेसमैन अपने मर्जी से कर सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिज्म या फिर मार्केट इकोनॉमी। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि प्रॉफिट मोटिव होता है कि बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए काम करता है। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई का पॉइंट आएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैं यहां बैकग्राउंड में तुम्हारे लिए लगाकर भी रखा हूं
कैपिटलिज्म जाकर तुमको समझ में आया। देखो लाइट कलर में पीछे में लिखा है ना डिमांड, और यहां पर भी लिखा है सप्लाई, और ये एक तराजू बनाया हुआ है। तराजू जानते हो? हाँ, वेट मशीन, जिसमें लेफ्ट साइड में हम लोग, एक साइड में वेट और एक साइड में, दोनों इक्वल है, देखो है ना। ये मैं तुम्हारे लिए बना कर रखा हूं ताकि तुम्हें याद रहे। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जहां पर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होता है, ठीक है। इसके लिए मैं ये तुम्हारे लिए बनाकर रखा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है हमारा मार्केट इकोनॉमी का डिमांड एंड सप्लाई, जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है। चलो अब आ जाते हैं एग्जाम में क्या लिखेंगे सर, वो भी बता दो। आ जाओ, एग्जाम के लिए भी बता देता हूं क्या लिख कर आना है एग्जाम में। अगर क्वेश्चन आ जाए कैपिटलिज्म, तो व्हाट इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ये एग्जाम में अक्सर कभी कभार 3-4 मार्क के क्वेश्चंस में भी आते हैं, और कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, जैसे कि 6 मार्क का 7 मार्क का क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम बहुत सारे इसके फीचर्स पढ़ने वाले हैं। आज शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के साथ। चलो आ जाओ। A free market economy or capitalism is one in which all the main economic decision, all the, देखो सारा जितना भी मेन इकोनॉमिक डिसीजन है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस है, आर टेकन बाय द पीपल कीपिंग इन व्यू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट विदाउट एनी स्टेट इंटरफेरेंस। स्टेट इंटरफेरेंस का मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट यहां पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, विदाउट एनी स्टेट इंटरफेरेंस और कंट्रोल। गवर्नमेंट का ना कोई कंट्रोल होगा ना कोई इंटरफेरेंस होगा। हम हमारा डिसीजन खुद लेंगे, बिजनेसमैन अपना डिसीजन खुद लेगा। गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल या इंटरफेरेंस यहां पर नहीं होगा। चलो डेफिनेशन में आते हैं। प्रोफेसर आरटी बाय डिफाइंड कैपिटलिज्म एट दैट इकोनॉमी, दैट सिस्टम, दैट इकोनॉमी, दैट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन विच फ्री एंटरप्राइज, वर्ड मार्क कर लेना, फ्री एंटरप्राइज मतलब फ्रीडम टू डू बिजनेस। मुझे जो बिजनेस करना है मैं फ्री हूं, मैं कर सकता हूं वो बिजनेस। फ्री एंटरप्राइज, कंपटीशन एंड प्राइवेट ओनरशिप। यहां पर कंपटीशन भी होगा। कहां से आएगा सर कंपटीशन? अगर बिजनेस करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है तो एक ही बिजनेस को बहुत सारे लोग करेंगे, तो यहां पर कोई रोक टोक नहीं है, तो यहां पर कंपटीशन भी यहां पर बिजनेस में होगा। कंपटीशन एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी जनरली प्रिवेल। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी में अपना घर प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं, अपना बिजनेस क्रिएट कर सकता हूं, अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी छोड़कर जा सकता हूं। मतलब गवर्नमेंट का यहां पर कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस यहां पर नहीं है। ये होता है हमारा डेफिनेशन ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म। सबसे पहला प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम ऑफ ओनरशिप। प्राइवेट प्रॉपर्टी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम ऑफ ओनरशिप। हम ओनरशिप कर सकते हैं, जमीन हमारा हो सकता है, बिल्डिंग हमारा हो सकता है, घर खरीद सकता हूं, जमीन खरीद सकता हूं, फैक्ट्री खरीद सकता हूं, कुछ भी खरीद सकता हूं। इस इकोनॉमी को बोलते हैं हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। वन ऑफ द मेन फीचर प्राइवेट प्रॉपर्टी। याद करो सोशलिस्टिक का भी एक फीचर था, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, सब कुछ बिलोंग करता है गवर्नमेंट को, है ना। यहां पर क्या है, यहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है, ठीक है। अ इंडिविजुअल कैन एक्युमुलेट प्रॉपर्टी एंड यूज अकॉर्डिंग टू हिज विल। अपना मर्जी से वो अपना प्रॉपर्टी एक्युमुलेट करेगा और उसको अपने मर्जी से यूज करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द राइट टू प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट यहां पर राइट टू प्रॉपर्टी हमें देता है। क्या इंडिया में गवर्नमेंट राइट टू प्रॉपर्टी दिया है? यस। इंडिया में तुम अपना घर खरीद सकते हो, जमीन खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। राइट टू प्रॉपर्टी यहां पर इंडिया के अंदर में भी गवर्नमेंट हमको अलाउ करता है। आफ्टर द डेथ ऑफ एवरी पर्सन हिज प्रॉपर्टी गोज टू हिज सक्सेसर्स। जब किसको इंसान मर जाता है तो उसका प्रॉपर्टी उसके सक्सेसर्स को मिल जाता है। However, people have to use their private property under government law and regulation. जो भी पीपल है उनको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही यूज करना होता है। वो कुछ भी नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरा घर है मैं इसे बॉम्ब से उड़ा दूंगा, ले जाएगा पुलिस उठाकर जेल में, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। तुम बॉम्ब से नहीं उड़ा सकते। हाँ तुम्हें तोड़ना है तुम जेसीबी लाओ तोड़ो, तुम्हें तोड़ना है तुम लेबर लगवाओ तोड़ो, तुम बॉम्ब से उड़ा नहीं सकते घर पर। बात समझ में आया? तो तुम गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करोगे। ऐसा नहीं कि तुम अपने मनमानी करोगे, उठाकर ले जाएगा गवर्नमेंट, जानना फिर बैठे रहना।
देयर इज सम पब्लिक प्रॉपर्टी ऑल्सो विच इज बिल्ट बाय द गवर्नमेंट। कुछ कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, रोड, स्कूल, ब्रिज, हॉस्पिटल, ये सारे पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, सच एज रोड्स, रेलवे, पार्क, ये सारे पब्लिक प्रॉपर्टी है। यहां पर ये सारा पब्लिक प्रॉपर्टी को बिल्ड कौन करता है? गवर्नमेंट बिल्ड करता है, गवर्नमेंट ऑपरेट करता है पब्लिक के भलाई के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, सेकंड फीचर, प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? देखो, प्राइस मैकेनिज्म को अच्छे तरीके से समझाता हूं। तुम अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझे होगे प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं तुम कहां पढ़े हो प्राइस मैकेनिज्म, कहानी अगर मेरे वीडियो से पढ़े हो तब तो अच्छी बात है, तब तो तुम्हें आता होगा, लेकिन बाकी कहीं से पढ़े हो तो मुझे भरोसा नहीं है क्या किए हो क्या नहीं किए हो। तो मैं अभी तुम्हें 2 मिनट में प्राइस मैकेनिज्म अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। चलो आ जाओ, प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? आईफोन का प्राइस कैसे पता चला? सर आईफोन का प्राइस कैसे पता चला? मतलब आईफोन है, दुकान में लेने गए, दुकान में लेने गए तो हमें कौन सा आता है अभी 14, 15 प्रो मैक्स, 16, 17 जो भी आने लगा है, मुझे तो आइडिया नहीं है, मान लेता है आईफोन का लेटेस्ट है और इसका प्राइस है 1.5 लाख रुपए। तुम बताओ ये 1.5 लाख रुपए कंपनी डिसाइड कैसे किया? हाउ कंपनी डिसाइड दिस प्राइस? 1.5 लाख रुपए कंपनी किसी प्रोडक्ट का प्राइस को डिसाइड कैसे किया? क्या ये कॉस्ट है? कंपनी सोचा एक मोबाइल को बनाने में 1,20,000 का कॉस्ट आता है, तो अपना मार्जिन रख लेता हूँ 20-30% का, 30,000 का मार्जिन रख लेता हूँ और 1.5 लाख रुपए में बेचूंगा। क्या ऐसा होता है? नहीं, ये सब छोटे मोटे बिजनेस में होता है, ये सब घर घरों की बिजनेस में, घर में अगर कुछ बनाकर बेच रहे हो तो उस टाइप के बिजनेस में ये सब होता है कि हम हमारे कॉस्ट में कुछ मार्जिन जोड़कर बेच देते हैं। ठीक है, इसको कॉस्ट प्लस प्राइसिंग बोलते हैं, लेकिन ये आज के दिन में बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज नहीं करते हैं। तो फिर 1.5 लाख रुपए प्राइस डिसाइड कैसे हुआ? ये डिसाइड हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। कंपनी क्या किया? सर्वे किया मार्केट में, ये फोन को बहुत सारे लोगों को बुलाया, बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे लोगों के बीच में क्या किया? सर्वे किया। कैसे सर्वे किया? ये प्राइस, कंपनी इस फोन का प्राइस रख दिया 2.5 लाख रुपए। कंपनी का टारगेट था कि इस मोबाइल को वो 1000 यूनिट को बेचेगा। 1000 तो नहीं है, रियलिटी में ज्यादा होता है, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि कंपनी का मोटिव था वो इसको 1000 यूनिट बेचेगा। वो जब 2.5 लाख रुपए प्राइस रखा तो वो कस्टमर को बताया अगर मैं इसका प्राइस 2.5 लाख रखूं तो क्या तुम खरीदोगे? कितने लोग खरीदोगे? तो बहुत सारे लोग में से पता चला कि सिर्फ 500 लोग खरीदने के लिए तैयार हुए। कंपनी को बेचना कितना था? 1000। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, 1000 यूनिट बेचना था, लेकिन 2.5 लाख के प्राइस में सिर्फ 500 लोग तैयार हुए खरीदने के लिए। तो कंपनी क्या किया? इसका प्राइस को थोड़ा कम किया। अब बोला चलो ठीक है, बताओ 2 लाख अगर प्राइस रख दूं तो कितने लोग खरीदोगे? तो 800 लोग निकल गए खरीदने के लिए, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो ज्यादा लोग खरीदेंगे उसे, ये तो बेसिक सा बात है। ठीक है, तो जब कंपनी इसका प्राइस को बोला चलो अगर मैं 2 लाख कर दूं तो क्या होगा, तो उस केस में 800 लोग खरीदेंगे। कंपनी को बेचना कितना था? 1000। कंपनी बोला चलो अच्छा एक काम करते हैं 1.5 लाख कर देते हैं। तो अब बताओ कितने लोग खरीदेंगे? अब निकल गए 1000 लोग खरीदे। कंपनी का टारगेट अचीव हो गया, उसे बेचना था 1000, खरीदने वाले कितने? 1000। कब? जब प्राइस 1.5 लाख है, तो इसका डिसाइड हो गया प्राइस 1.5 लाख। बात समझ में आया? ये डिसाइड कैसे हुआ? कंपनी को सप्लाई करना था 1000 यूनिट, जब डिमांड के साथ इक्वल हो गया 1000 के साथ, तो प्राइस डिसाइड हो गया। तो इसे बोलते हैं हम प्राइस मैकेनिज्म। क्योंकि आईफोन को बनाने का कॉस्ट तो 30-40 हजार है, बाकी पूरा का पूरा कंपनी का मार्जिन है। कंपनी अगर उसको 60,000 में भी बेचेगा तो भी कंपनी को पुसाएगा, 80,000 में बेचेगा तब भी पुसाएगा। इसीलिए तो जब लेटेस्ट मॉडल आता है पुराने मोबाइल का प्राइस कम हो जाता है। क्यों? क्या उसका कॉस्ट कम हो जाता है? कॉस्ट कैसे कम होगा? सोच कर देखो, कॉस्ट वही है, क्योंकि कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं मोबाइल बनाने का। 30-40 हजार रुपए भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, इतना भी नहीं लगता। इसीलिए तो नया मॉडल आते ही आईफोन का प्राइस 1.5 लाख से ड्रॉप होकर कितना
मुझे तो पता नहीं, जो भी 1 लाख हो जाता होगा। ऐसे कोई भी नया चीज आता है तो पुराने का जब प्राइस ड्रॉप होता है उसके कॉस्ट में कोई कमी नहीं आती, कॉस्ट उतना ही रहता है, लेकिन डिमांड सप्लाई में कमी आ जाता है, क्योंकि नया मॉडल आते ही लोगों का डिमांड कम हो जाएगा। इस मॉडल के लिए लोग डिमांड करना कम कर देंगे। जब डिमांड कम हो जाएगा तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा, ताकि वो सप्लाई के साथ उसे मैच करवा सके। बात समझ में आए? इसीलिए उसका प्राइस कम हो जाता है। तो ओवरऑल बात यही है कि इस पूरे प्रोसेस को हम प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं, जहां पर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड किया जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ तो पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा है पॉइंट में। प्राइस मैकेनिज्म पॉइंट नंबर 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद के जो पॉइंट्स है वो तो उतने कुछ खास है भी नहीं, फटाफट से पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म मींस फ्री वर्किंग ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस विदाउट एनी इंटरवेंशन, बिना किसी इंटरवेंशन के फ्री फ्लो ऑफ जब डिमांड एंड सप्लाई होता है उसे बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। प्रोड्यूसर आर आल्सो हेल्प्ड बाय द प्राइस मैकेनिज्म इन डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर प्राइस मैकेनिज्म को देखकर डिसाइड करता है उसे क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये सारा डिसीजन प्राइसिंग से आ जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक याद है, हम पढ़े थे पहले 2-3 क्लास पहले ही, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये सारा डिसीजन प्राइसिंग मैकेनिज्म से हो जाता है। पॉइंट आखिरी में देखते हैं, प्राइस मैकेनिज्म ब्रिंग्स अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई टू डिमांड। डिमांड और सप्लाई अपने आप एडजस्ट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस आफ्टर इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स डायरेक्शन। जब सब कुछ अपने डायरेक्शन पर चलेगा तो डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। किसी न किसी तरीके से डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली हो जाएगा और वहां पर प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े हो तो तुम जानते हो, जब भी डिमांड ज्यादा होता है सप्लाई कम होता है तो क्या होता है, डिमांड कम होता है सप्लाई ज्यादा होता है तो क्या होता है, और किस तरीके से ये दोनों ऑटोमेटिकली डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 क्या देखते हैं, प्रॉफिट मोटिव। ये तो तुम्हें पता ही है, मैं बोला था ना पॉइंट 1 और 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो हालांकि सब है क्योंकि हर पॉइंट का मार्क है, लेकिन समझने वाइज देखोगे तो 1 और 2 थोड़ा टेक्निकल है, बाकी के पॉइंट्स उतने नहीं है टेक्निकल, बाकी का पॉइंट्स ऐसे ही है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं प्रॉफिट मोटिव। ये तो तुम्हें पता ही है, अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कोई भी बिजनेस करेगा तो प्रॉफिट के लिए करेगा, सोशल वेलफेयर के लिए तो करेगा नहीं। हर कोई हमारे जैसा थोड़ी होता है, हर कोई प्रॉफिट के लिए काम करता है। हम नहीं करते, हम भी करते हैं, हालांकि बाकी लोग भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। ये मजाक की बात है कि हम प्रॉफिट, घूम फिर कर हर इंसान प्रॉफिट के लिए काम करता है। ठीक है, ये रियलिटी है। In this economy, the desire to earn profit is the most important inducement for economic activity. Earn profit, profit कमाने के लिए ही हम बिजनेस करते हैं। ठीक है, all entrepreneurs try to start those industries or occupations in which they hope to earn the highest profit. जिसमें वो हाईएस्ट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो उस बिजनेस को शुरू करते हैं। तो क्या सर आप भी हाईएस्ट प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो? देखो तुम्हें क्लियरली बता दूं, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। ठीक है, तो सर बोलेंगे हम समझ गए सर, आप पैसे के बिना तो काम ही नहीं करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ऐसा नहीं है, ऑलरेडी सोर्सेस ऑफ इनकम है। ठीक है, ये पढ़ाना सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ठीक है, तो ये जो हम काम कर रहे हैं ये हमारी कोशिश से कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसमें भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन ये जो पढ़ाकर हमें मजा आता है, इसी वजह से हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं। ऑल एंटरप्रेन्योर ट्राई टू स्टार्ट दोज इंडस्ट्री और ऑक्यूपेशन इन विच दे होप टू अर्न द हाईएस्ट प्रॉफिट। सच इंडस्ट्रीज एज आर एक्सपेक्टेड टू गो अंडर अ लॉस आर अबेंडन। जो लॉस में जाने वाला है इंडस्ट्री, उसको हम लोग क्या करेंगे, अबेंडन कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे, या हम शुरू ही नहीं करेंगे। अगर लॉस मेकिंग है तो वो बिजनेस होगा ही नहीं। Profit is such an inducement that the entrepreneur is prepared to undertake high risks. हम ज्यादा रिस्क लेकर भी काम करने के लिए तैयार हैं क्योंकि प्रॉफिट हमारा मोटिवेशन है, काम करने का मोटिवेशन ही होता है प्रॉफिट। अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो ज्यादा मोटिवेशन आएगा कोई भी काम करने को, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो मोटिवेशन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में।
पॉइंट नंबर 4 क्या है? कंपटीशन एंड कोऑपरेशन गोइंग साइड बाय साइड। कंपटीशन भी होता है, कोऑपरेशन भी होता है। कंपटीशन तो तुम्हें पता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में होगा ही होगा। रीजन, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बिजनेस करने में, हर कोई बिजनेस करना शुरू कर देता है। जब हर कोई करेगा तो एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कंपटीशन तो मार्केट में होगा ही होगा। तो कंपटीशन एंड कोऑपरेशन गो साइड बाय साइड। कंपटीशन भी होगा और कोऑपरेशन भी होगा। किसके बीच में कोऑपरेशन होगा? अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री कंपटीशन बिकॉज एंटरप्रेन्योर कॉम्पीट फॉर गेटिंग द हाईएस्ट प्रॉफिट। हर कोई कंपटीशन कर रहा है ताकि वो हाईएस्ट प्रॉफिट कमा पाए। ऑन द अदर साइड बायर ऑल्सो compete फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बायर भी compete कर रहे हैं अच्छा से अच्छा सामान खरीदने के लिए, ठीक है। वर्कर compete among themselves as well as with machine for taking up particular work। वर्कर भी एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं कि ये काम मुझे मिल जाए, ये काम मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। मशीन के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको वर्कर को लग रहा है अगर मशीन आ जाएगा तो हमारा जॉब चला जाएगा। टू प्रोड्यूस गुड्स ऑफ द रिक्वायर्ड टाइप एंड क्वांटिटी वर्कर एंड मशीन्स आर मेड टू कोऑपरेट। वर्कर और मशीन एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं। so that the production line runs according to schedule. In this way cooperation and competition go side by side। कोऑपरेशन भी होता है, कंपटीशन भी होता है, कोऑपरेशन भी होता है। तो ये बहुत ही आसान सा पॉइंट है कि कोई भी बिजनेस होगा तो वहां पर कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। वर्कर कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ कंपीट भी करेंगे, तो सब कुछ जरूरी होता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक और बहुत आसान सा बिजनेस, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, ऑक्यूपेशन एंड कंट्रोल। बिजनेस करने का फ्रीडम, कौन सा बिजनेस करोगे ये तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम्हारा चॉइस है, तुम क्या बिजनेस करना चाहते हो। ऑक्यूपेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। एवरी पर्सन इज फ्री टू स्टार्ट एनी एंटरप्राइज ऑफ हिज चॉइस। स्टार्ट एनी एंटरप्राइज ऑफ हिज चॉइस, वो अपने मर्जी से कोई भी बिजनेस कर सकता है। पीपल कैन फॉलो ऑक्यूपेशन ऑफ देयर एबिलिटी एंड टेस्ट, वो अपने एबिलिटी एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग वो अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। मोर एवर देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तुम किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो बिजनेस करने के लिए। एम्प्लॉयर्स में कॉन्ट्रैक्ट विथ ट्रेड यूनियंस, सप्लायर्स विथ अ फर्म एंड वन फर्म विद द अनदर, कोई भी किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। ये एक है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। तुम अपना डिसीजन, बेसिकली यहां पर बोलने का बात यह है कि तुम अपना डिसीजन खुद लोगे, तुम्हें अपना डिसीजन लेने से पहले किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट। सोशलिज्म जब होता है तो गवर्नमेंट होता है। अब गवर्नमेंट ना किसी का नहीं सुनता, पब्लिक का नहीं सुनता गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलता है कि कोई प्रोडक्ट है, कार चाहिए, ठीक है मैं कार बनवा दूंगा, लेकिन मैं कार अपने हिसाब से बनवाऊंगा, तुम्हें जो फीचर्स चाहिए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये कौन बोलता है? जब कोई बिजनेस गवर्नमेंट करता है। लेकिन जब कोई बिजनेस प्राइवेट एंटरप्रेन्योर करता है, जब भी कोई बिजनेस प्राइवेट आदमी करता है, वो क्या बोलता है कि मालिक, मालिक किसको बोल रहा है? कस्टमर को बोल रहा है। मालिक जो चाहिए बता दो, बनवा दूंगा। गवर्नमेंट क्या बोलता है? जो है वो लेना पड़ेगा। ये है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जो है वो लेना पड़ेगा, लेना है तो लो वरना जाओ। कौन बोलता है? गवर्नमेंट बोलता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में ऐसा होता है, पब्लिक के पास चॉइस नहीं होता। लेकिन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बिजनेसमैन बोलता है बताओ जो चाहिए वो मैं बनवा दूंगा, जैसा चाहिए वैसा मैं बनवा दूंगा। ये है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। बात समझ रहे हो डिफरेंस? क्या डिफरेंस आ गया? कंज्यूमर का चॉइस। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं होता, जो अवेलेबल है उसे लेना पड़ेगा। लेकिन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कंज्यूमर के पास बहुत सारा चॉइसेस होता है कि उसको जो चाहिए वो मार्केट में मिल जाएगा। कोई ना कोई तो है जो प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे बनाकर देने को तैयार है। इसे हम बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब होता है कंज्यूमर
इज किंग। देखो किंग का फोटो लगाया हूं ना, दिख रहा है पीछे में किंग का फोटो, है ना। किंग, कंज्यूमर किंग है, कंज्यूमर जो बोलेगा वो बनेगा। कंज्यूमर को पूछो वो क्या चाहता है, हम वो बना कर देंगे। कंज्यूमर जिस कलर का बोलेगा वो कलर का बना देंगे। कंज्यूमर बोलेगा कि मेरे कार के ऊपर हेलीकॉप्टर का पट्टी लगा दे, भले हेलीकॉप्टर जैसा उड़े या ना उड़े, लेकिन मुझे चाहिए हेलीकॉप्टर का पत्ती, तो कंपनी लगा कर देने को तैयार है। बात समझे? हाँ, इसको बोलते हैं कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर चॉइसेस। इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कंज्यूमर इज कंपेयर टू कंज्यूमर किंग, सॉवरेन किंग, किंग के साथ हम लोग उसको कंपेयर करते हैं। द होल प्रोडक्शन फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन, कंज्यूमर के डायरेक्शन से ही सब कुछ होता है, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। कंज्यूमर टेस्ट गवर्न्स द होल प्रोडक्शन लाइन बिकॉज एंटरप्रेन्योर हैव टू सेल देयर प्रोडक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें कंज्यूमर को ही बेचना है, इसीलिए कंज्यूमर का बात वो लोग सुनते हैं। इफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज टू इज द लिंक ऑफ कंज्यूमर, द प्रोड्यूसर गेट्स हाई प्रॉफिट। अगर कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर के अकॉर्डिंग है तो प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा, और वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो उस प्रकार का प्रोडक्ट को बनाएगा। क्लियर है बात? चलो चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर। यहां पर एंटरप्रेन्योर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहां पर? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, क्योंकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योर ही वो इंसान है जो सारा डिसीजन लेता है। अगर वो सारा डिसीजन लेगा तो उसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिजनेस को चलाने के लिए। द एंटरप्रेन्योर क्लास इज द फाउंडेशन ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। द होल ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन दिस क्लास। एंटरप्रेन्योर प्ले अ रोल ऑफ लीडर। एंटरप्रेन्योर लीडर होता है क्योंकि उसी को सारा डिसीजन लेना है। एक डिसीजन गलत मतलब बिजनेस ठप, बंद हो जाएगा बिजनेस। इसीलिए एंटरप्रेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होना। इज डिफरेंट फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, प्रेजेंस ऑफ गुड्स एंटरप्रेन्योर इज मस्ट फॉर हेल्दी कंपटीशन। अच्छा एंटरप्रेन्योर का होना जरूरी है ताकि अच्छे तरीके से कंपटीशन हो पाए। एंटरप्रेन्योर आर द मेन सोर्स ऑफ डायनामिज्म ऑफ द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मेन सोर्स ऑफ डायनामिज्म कौन है? एंटरप्रेन्योर है। तो एंटरप्रेन्योर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। क्लियर है? सोशलिस्टिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन होता है? गवर्नमेंट होता है। वहां पर एंटरप्रेन्योर का कोई इज्जत नहीं है, वहां पर एंटरप्रेन्योर अपने हिसाब से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, वो गवर्नमेंट के पीछे घूमता है, बता दो मालिक क्या करूं, गवर्नमेंट बताता है। लेकिन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलता, गवर्नमेंट अपना अलग है, सारा डिसीजन कौन लेता है? एंटरप्रेन्योर खुद लेता है। इसीलिए एंटरप्रेन्योर एक अच्छा इंसान होना यहां पर बहुत जरूरी है। क्लियर है बात? तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, तो यहां पर हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं वो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे। मोबाइल ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में जरूर से व्हाट्सएप कर देना ताकि तुम्हारा कॉलेज में ऐड कर दिया जाए, जिससे तुम बहुत सारा एग्जाम के टाइम मिलने वाला कंटेंट का फायदा उठा सको। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।